हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्टडी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग्य किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दो दांत टूट जाते हैं वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जौने कितने गिरधर लालों के लिए सर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू, प्यार से खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। इसी कारण से लड़के प्रति मोह होना अस्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास फटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर पर शामत आ जाती थी। उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसीलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामले, उनके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? इसका उत्तर हो जाएगा, सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करें। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका क नंबर है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन परिवार मध्यवर्गीय परिवार है जहाँ की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है।
सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज़ के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं, वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती है। जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है, जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज़ के बीच जी रही हैं। वहाँ खोखा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास, परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 के ख नंबर है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एवं एक मध्यवर्गीय सफ़ेद पोश परिवार है, जहां कृत्रिमता का ही बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है, वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बेलौज जीने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना उच्छल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसी ही दिलवा रहे थे जैसे उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था, औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। प्रश्न संख्या 5 के ग नंबर है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इसी बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित हुए थे और गिरधारी को अपनी फैक्ट्री से बुलाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ा पड़ा था और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटा रहा। देखो यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। इन पंक्तियों में सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उदारता और
शरारत दिखाई पड़ती है। यह उस मध्यवर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले ही वह कुलनाशक है लेकिन निर्धन। बीरबल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के घ नंबर, हंस कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका उत्तर हो जाएगा व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा रहा निकला। वहाँ धूल में मदन, गिरधारी लाल का बेटा, आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई। खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्य वर्गीय दलित शोषित थे। उन्हें कौवा से संबोधित किया गया। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा, जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया। किंतु यह संभव न हो सका, क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी माँ के साथ पिता को भी ताड़ित किया था। उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा ने कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया हेल्टू खेलने वाला। यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गौरव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा। एक दिन का बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, जो उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। इसका उत्तर हो जाएगा। कहानीकार ड्राइवर के रूम में समानती मानसिकता को दिखाया है। मदन एक गरीब का बच्चा है। उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया है, जिस कारण उसे चोट आ गया। समानती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बसा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना। मदन देने से इनकार करता है, कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाते हैं कि बच्चे में समानती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो हो जाए।
लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसीलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन न केवल शोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में टट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। दोनों की लड़ाई बृहत रूप से लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की पान खानी पड़ती है। इस स्वाभिमान की झगड़ा में झोपड़ी वाले ही जीत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कांसू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा देता है? इसका उत्तर हो जाएगा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उसके ही बंगले के अहारते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सेन साहब, मदन, कांस और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। नई नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसीलिए गाड़ी छाया से जब सब दूर रहे। खासकर खोखा खोखी सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है। अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। सेन साहब समानती मानसिकता के आदमी है। मदन सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है। बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। बहुत लाड़ प्यार के बहुत बिगाड़ गया है। शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही है। गिरधर गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है। उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी यदा कदा उसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न हो, संस्कृत, सुशिक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संबंध में ये शर्तें अब मान्य नहीं। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग पूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें।
इसका उत्तर हो जाएगा पांचों लड़कियों तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्ता ही है। जैसे कोयल घोंसले में से कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। दोस्तों, आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।